हेलो छात्रों, नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 7वीं के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 से पाठ संख्या 2 दादी माँ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले दादी माँ पाठ के 2 पृष्ठ का मैंने 4 स्लाइड में तैयार किया है, जिसका मैं सस्वर वाचन करूँगा। और मैं यह भी चाहूँगा कि आप भी सस्वर वाचन करते हुए पढ़ना सीखें और आपकी आवाज़ साफ साफ निकल सके। तो शुरू करता हूँ। कमज़ोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोड़े ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग बड़े जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिलें, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर तो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पीठ छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हाड़ी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुँचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुगल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले।
दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, शायद चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनेन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। अब इसका भावार्थ परिचर्चा करेंगे। दादी माँ पाठ पर परिचर्चा करेंगे ताकि भावार्थ को समझने में आसानी हो सके और पाठ समझ में आ जाए, जिससे प्रश्न उत्तर हम कर सकें। दादी माँ का व्यक्तित्व सबसे पहला है तत्व, दादी माँ का व्यक्तित्व। दादी माँ का दुबला पतला शरीर है, सफ़ेद किनारीहीन धोती पहनती है और अपने सफ़ेद बाल के कारण वह परिवार में सबसे अनुभवी मानी जाती है। जब लेखक बचपन में एक बार बीमार हो जाता है, बार बार उसके माथे, पेट और पाँव को छूकर ज्वर मालूम करती है। दिन रात उसकी चारपाई के पास बैठी रहती है, चबूतरों की मिट्टी लाकर माथे पर लगाती है, पीपल की छाल से दवाइयाँ तैयार करती है, दवाइयाँ देती है। गांव का कोई भी सदस्य बीमार हो तो उसका इलाज करना और इलाज बताना उसके दूसरों के प्रति स्नेह को ही दर्शाता है। दादी माँ की वाणी में शासन की कठोरता है। धनों के कर्ज नहीं लौटाने पर उस पर पूरा गुस्सा करती है, पर अगले ही क्षण जब उन्हें पता लगता है कि उसके घर शादी है तो वह तुरंत मान भी जाती है। दादी माँ उसकी पूरी मदद करती है, इस तरह वह स्नेह सिक्त भी है। दुखी पर कातर होना जानती है, अर्थात दुखी के दुख को दूर करने का प्रयास वो करती है। दूसरों के लिए परोपकार का भाव उसमें कूट कूट कर भरा है। वह स्वभाव से हंसमुख और सरल है। बड़ों का दायित्व निभाते हुए भविष्य की चिंता करती हुई नजर आती है। धार्मिक प्रवृत्ति में भी वह सबसे आगे है। वह दिया जलाकर पूजा करती है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है। तो छात्रों, दादी माँ पाठ का सुलेख लिखेंगे और अब मैं कठिन शब्दों के अर्थ दे रहा हूँ, उसे लिखकर याद करेंगे। शब्दार्थ है प्रायः अर्थात हमेशा, शुभचिंतक, भला चाहने वाला, प्रतिकूलता, अनुकूल परिस्थिति न होना, शरद यानी सर्दी का महीना, शीत किरण, ठंडक पहुंचाने वाली किरणें, धुंधली छाया, हल्की सी छाया, दिखाई न देना, क्वार एक महीना का नाम है, स्नेह स्नेह प्रेम से परिपूर्ण, ज्वर बुखार, हुड़क मने चाहत। अगला शब्द है सद्य यानी ताज़ा, हांडी एक प्रकार का बर्तन, सरसाम सिर पर चढ़ने वाला बुखार, विषुचिका छूत की बीमारी, निकसार निकास स्थान, विह्वल घबराया हुआ, उरीन ऋण से मुक्त, दालान आंगन, वात्याचक्र यानी घटनाक्रम, श्राद्ध पूर्वजों के लिए किया जाने वाला कृत्य। अब इस पाठ के भाव परिचर्चा के बाद कुछ लघुत्तरीय प्रश्न को हम लोग देखेंगे ताकि हम अच्छी तरह समझ सकें। पहला सवाल है, महामारी शब्द से आप क्या समझते हैं? ऐसी बीमारी जिसमें अधिक संख्या में लोग मर रहे हों उसे महामारी कहते हैं। लेखक के बीमार होने पर सबसे अधिक देखभाल कौन करता था? उत्तर होगा, लेखक के बीमार होने पर सबसे अधिक देखभाल उसकी दादी माँ करती थी। प्रश्न 3 है, महामारी या विषुचिका के दिनों में दादी माँ कैसा पानी पीने को देती? उत्तर होगा, महामारी या विषुचिका के दिनों में दादी माँ लौंग और गुड़ मिश्रित जल पीने को देती थी। दादी माँ का व्यक्तित्व कैसा था? दादी माँ का व्यक्तित्व स्नेह और ममता से भरा हुआ था। दादी माँ उदास क्यों रहने लगी या रहती थी? दादाजी की मृत्यु के कारण और घर में आमदनी नहीं होने के कारण दादी माँ उदास रहा करती थी। अगला छठा सवाल है, लेखक मन मारे दादी के पास क्यों बैठा था? वह दादी माँ को दुखी और उदास
नहीं देख पा रहा था, इसीलिए वो मन मारे दादी माँ के पास बैठा था। पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।